Hello everyone and welcome to the session. So as we all know, UGC NET examination खत्म हो चुका है. Now for those aspirants जिन्होंने जून 2025 का पेपर दिया है, तो सारे एस्पिरेंट्स ने एक चीज नोटिस की कि एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है या जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है या जो टॉपिक स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसमें काफी चेंजेस हैं कंपेयर टू जो ट्रेंड या टॉपिक्स यूजुअली अकर करते थे मे बी 2024 या 2023 के एग्जामिनेशन में. तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स हैं ये कौन से हैं, कैसे ये प्रीवियस एग्जामिनेशन ट्रेंड से थोड़े डिफरेंट हैं, कौन से ऐसे ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स हैं जो अभी भी सिमिलर हैं, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपको याद है, आपको पता है कि अभी तक पेपर नहीं आया है, इट्स एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो जो भी ट्रेंड्स या जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ इट इज एज पर जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात की है और उन्होंने पेपर को कैसे रिव्यू किया है. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दे हैव अ कंफ्यूजन कि क्या हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या कहीं ना कहीं क्वेश्चन चेंज होगा या कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो चेंज होगा. क्योंकि वी हैव सीन कब से ये डिस्कशन चल रहा है कि सिलेबस में चेंजेस आएंगे, तो क्या सिलेबस में चेंजेस हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है. तो ये छोटी सी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप दिसंबर की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है जब तक प्रॉपर आंसर की और क्वेश्चन पेपर नहीं आता है. अब देखो, बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी भी पीडब्ल्यू यूजीसी नेट का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप ज्वाइन करो. जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे डिस्कशंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो सब आपको इस ग्रुप के थ्रू मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो दिसंबर का बैच है उसके एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं. क्लासेस 10 जुलाई से शुरू होने वाली है. तो अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री लेना है तो ये अवेलेबल है 4300 में. अगर आपको हिस्ट्री प्लस पेपर 1 लेना है मिशन जीआरएफ 1.0 बैच तो ये 5299 में अवेलेबल है. और अगर आपको मिशन जीआरएफ प्रो बैच लेना है तो मिशन जीआरएफ प्रो में क्या फर्क है, यहाँ पे आपको जो भी टेस्ट सीरीज है उसका एक्सेस मिलेगा, अपकमिंग बैचेस के एक्सेस मिलेंगे. एट द सेम टाइम जो पीवाईक्यू बुक्स हैं पीडब्ल्यू की वो भी आपको मिलेगा. तो इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. ये बैच है पेपर 1 प्लस हिस्ट्री का 6799 में. सो हमारे सारे जो बैचेस है वो बाइलिंगुअल में होते हैं. नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा. तो और भी अगर डिटेल्स आपको जानने हैं आप पीडब्ल्यू के यूजीसी नेट सेक्शन में चले जाओ, वहां पे सारे डिटेल, स्टडी प्लान, डेमो लेक्चर्स दिए हुए. ठीक है, चलो अब देखो. सो हमने ना जून 2025 के पेपर में क्या देखा. सो एज पर स्टूडेंट्स एंड उनकी एनालिसिस, सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि भाई पेपर इजी नहीं था. कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगा एंड सम फाउंड इट कि पेपर डिफिकल्ट है. जनरली हम डिफिकल्ट ही बोलेंगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो स्टूडेंट्स ने बताया. देखो, सबसे पहले जब आप 2024 का पेपर देखते हो तो यूजुअली आप देखोगे कि एलिमिनेशन बहुत आसानी से हो जाता था या जो ऑप्शंस है वो थोड़े इजी होते थे. अगर आपने पीवाईक्यूज देखा है जब हमने सॉल्व किया है तो कितनी बार एक ही ऑप्शन से आंसर निकल जाता था, है ना. तो जो ऑप्शंस है वो इजी होते थे. सो एलिमिनेशन इजीली हो जाता था. इस बार पेपर डिफिकल्ट लगने का फर्स्ट एंड मेजर कारण ये था कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस थे ना वो बहुत क्लोज है. मतलब सिर्फ एक ऑप्शन पता होने से एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा था. तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्लोज है, ऑप्शंस सिमिलर है, आपको ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन हो रहा है एंड थोड़ा सा इसके वजह से जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो इंक्रीज हुआ. उसके अलावा यूजुअली पेपर में दोनों ब्लेंड थे. एक तो पेपर में डेप्थ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, मतलब जो होते हैं ना इन डेप्थ क्वेश्चंस, कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा. अगर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे क्वेश्चन है तो प्रॉपर इन डेप्थ क्वेश्चन आए. तो आपको दो तरीके से क्वेश्चंस आए, एक तो जो कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स है वो भी डेप्थ में आए और जो फैक्ट्स थोड़े इजी बहुत आते थे वो भी नहीं, तो वो भी डेप्थ में आए. तो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस का डेप्थ इंक्रीज हो गया है. तो अगर ठीक से नहीं पढ़ा गया, जैसे 2024 के बाकी पेपर्स में थोड़ा ऊपर ऊपर करके भी हम पार हो जाते थे एलिमिनेशन करके, वो मुश्किल हो गया इस बार. दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स ने बोला वो था कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिफिकल्ट था. हालांकि हिस्ट्री में पैसेजेस आजकल डिफिकल्ट ही आते हैं क्योंकि जो आंसर्स होता है वो पैसेज में हमें मिलता नहीं है. बट इस बार पैसेजेस डिफिकल्ट आए थे. तो एक टेम्पल का पैसेज था एंड देन यू हैव अनदर पैसेज एज वेल. तो पैसेजेस भी थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि उसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. फिर जब आप जून का पेपर देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आए थे. तो अगर आप एनालिसिस देखोगे हमारा
तो अप्रोक्सीमेटली ना 40 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते थे 100 क्वेश्चंस में। तो इस बार स्टूडेंट्स के हिसाब से ना जो वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे 35 to 40, जिसमें आप थोड़ा स्कोर कर सकते थे, ये भी क्वेश्चंस थोड़े कम आए, ठीक है। उसके अलावा देखो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आता था। अगेन 2024 का जब एग्जाम्स देखेंगे तो आप देखोगे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस 12 से 15 रहते थे। इस बार क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, क्योंकि अगेन देखो पहले क्या होता था ना, कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी कर सकते थे, बट यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस को आप सिंपल एलिमिनेशन से नहीं कर सकते थे। अगेन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अगर आपको आता है तो ही आप प्रॉपर तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसके वजह से भी जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है शायद वो इंक्रीज हुआ है। फिर यूजुअली हिस्टोरियोग्राफी में 5 से 8 क्वेश्चंस आजकल पेपर का ट्रेंड था। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से हिस्टोरियोग्राफी आया ही नहीं। कुछ बैच द फॉलोइंग को हिस्टोरियोग्राफी में अगर लेते हैं तो कुछ के हिसाब से 1-2 क्वेश्चन ही थे। तो वो हिस्टोरियोग्राफी पूरा का पूरा 10वां यूनिट हमारे पेपर का, जिसमें वी हैव अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 क्वेश्चंस, वो यहाँ पे सीधे सीधे कम हो गए। तो हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारा चेंज आया, पिछले 1-2 साल से ट्रेंड बना हुआ था बहुत सारे क्वेश्चंस का, वो भी कम आया, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आए, तो बहुत ही इन डेप्थ घुस घुस के फैक्ट्स पूछे गए हैं पेपर में। अगेन अगर ध्यान से सिलेबस नहीं पढ़ा गया तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या थी इस पेपर में, डायनेस्टी के क्वेश्चंस बहुत आए थे। देखो डायनेस्टी के क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज पे क्वेश्चंस पेपर में उतना नहीं देखने को मिलता है। जैसे भी नो कि मौर्य आएगा, गुप्त आएगा, तो कुछ मेजर डायनेस्टीज सतवाहनास कुशान्स हम पढ़ के जाते हैं। अब जनरली जब आप पोस्ट गुप्त अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज देखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक चीजें ही पढ़ते हैं। इस बार वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम में, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट है, बट आप पीवाईक्यूज में देखोगे तो इन डायनेस्टी क्वेश्चंस पे उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया गया है जिस तरीके का लेवल ऑफ क्वेश्चंस अभी आया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको छोड़ के भी जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल एरिया है, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। इसके वजह से भी थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ही चेंज इन ट्रेंड था, क्योंकि यूजुअली बेसिक डायनेस्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, इस बार और भी डायनेस्टीज के क्वेश्चंस पेपर में इंटीग्रेट हो गए। फिर रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स रिपीट होता है नहीं, तो देखो वी ऑल नो कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स रिपीट होना मुश्किल है, बट स्टूडेंट्स के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर मिला ले तो 5 to 6 पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, बट ये कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से। अच्छा, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पेपर थोड़ा बड़ा था, पेपर लेंदी था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी स्टूडेंट्स को लगा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करने में भी मुश्किल हुआ। उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए, बट अगेन ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे। मैच द फॉलोइंग पहले भी आता, अभी भी आया। कुछ ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स रिपीट हुए, जैसे रॉक एडिक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आते हैं जो अभी भी आए हैं, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज सोर्सेज ने पेपर को डोमिनेट किया। देखो जब हम एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ते हैं तो सोर्सेज हम पढ़ के जाते हैं, बट इस बार अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स 10 से ज्यादा क्वेश्चन सोर्सेज पे आए हैं, प्लस मिडिवल इंडिया के टर्म्स पे भी क्वेश्चंस आए। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स सोर्सेज जो है वो पेपर में थोड़ा सा डोमिनेट करता है, अगेन जो पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर देता है। एलिमिनेशन डिफिकल्ट था कंपेयर टू 2024 पेपर्स, एलिमिनेशन बहुत आसानी से हो जाता था, इस बार एलिमिनेशन भी डिफिकल्ट हुआ है। एंड पहले भी वी डिड नॉट हैव असर्शन एंड रीजनिंग, इस बार भी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ टेक अवेज हैं जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज से मैंने लिखा है। एक बार जब आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो मैं उसको फिर से एनालाइज करूंगी और फिर मैं आपको अपने साइड का रिव्यू दूंगी जब हम 2024 को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से ये सारी चीजें टेक अवेज हैं पेपर की। अब देखो यार करना क्या है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हिस्ट्री यार कभी भी इजी नहीं आता था, हमेशा हिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्टी आता था, बट कहीं ना कहीं इस बार पेपर का जो लेवल है और जो ट्रेंड है इसमें हमने बहुत चेंजेस देखने को देखा। वो एरियाज जो पहले एनटीए बस छू छू के आगे बढ़ जाता था, अब उस एरिया से प्रॉपर क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हुए, ठीक है। और वो एरियाज जो पेपर में हमें पता है कि डोमिनेट करता है, उन एरिया से टेक्निकली लो क्वेश्चंस आए,
तो इससे हमें क्या सीखना है, जब तक ऑफिशियली मैं पेपर नहीं देखती हूँ, इससे आपको ये सीखना है कि देखो जब आप दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, हमें सिलेबस को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखो इस बार हमें पेपर में क्या देखने को मिला कि सिलेबस, ये सारी चीजें जो हमें आ रही है सिलेबस का पार्ट है, बट एनटीए ने इस बार स्ट्रैटेजिकली क्या किया है, वो एरियाज जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते थे, इन्होंने उस एरिया को पेपर में डोमिनेट करा दिया, एलिमिनेशन मुश्किल कर दिया, ऑप्शंस मुश्किल दे दिए। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपर लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इससे ये हमें सीखने को मिला कि देखो कई बार क्या होता है ना, हमें पेपर में जो चीजें मुश्किल लगती है हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे डायनेस्टीज हमें लगा कि यार पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडिवल मुश्किल है, हम छोड़ के चले गए। बट आपको एक चीज जानना है कि अब जब आप तैयारी कर रहे हो आपको सिलेबस का हर एक सेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है उसके हिसाब से सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस चेंज नहीं होगा क्योंकि टॉपिक मेरे लिए मुश्किल है या क्योंकि हमें पसंद नहीं है। अगर हम डायनेस्टीज छोड़ के जा रहे हैं तो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि थोड़ा हमें सिलेबस को लेके सीरियस होना पड़ेगा। हमें अब हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टॉपिक को ठीक से करके जाना पड़ेगा। और ये एक तरीके से आई ओपनर है कि ब्लाइंडली हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेपर में एनटीए ने हर इंपॉर्टेंट जगह से क्वेश्चन दे दिया है। तो विच मीन्स कुछ ट्रेंड्स रिपीट भी हुए, बट कुछ नए ट्रेंड्स भी ऐड हुए हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है, सोर्सेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब है थोड़ा सा प्रिपरेशन लेवल को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, वो पेपर का डिमांड है। तो हमें प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से चलना है, बट अब उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है जहां पे काफी टाइम से क्वेश्चंस जो है वो नहीं आए, एंड हमें समहाउ अपनी प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये डिमांड है पेपर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो देयर आर रूमर्स ऑब्वियसली कि सिलेबस अपडेशन होगा, बट अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है कि हिस्ट्री में नए यूनिट्स ऐड हो गए या सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है। जो हमारी सिलेबस पहले है वही सेम सिलेबस अभी भी है। अब जब आप पढ़ोगे हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम थोड़े से जो टॉपिक्स है उसको दो तरीके से ध्यान देंगे। हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे, उस टॉपिक के फैक्ट्स पे स्टार्टिंग से ध्यान देंगे और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स पे स्टार्टिंग से ध्यान देंगे। हमें लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है। अब जब हम सिलेबस देखेंगे तो वी शुड नो, अच्छा इस टॉपिक से अगर क्रोनोलॉजी आता है, इस टॉपिक से वन लाइनर क्या आता है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड कैसे बनेगा, यहां से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें अब इस तरीके से अपनी तैयारी को ओरिएंट करना पड़ेगा। तो ये सिलेबस है, सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस दूसरे सेशन में मैंने किया है, तो अभी हम इसको ऐसे ऊपर ऊपर देखेंगे। अगर आपको डिटेल सिलेबस एनालिसिस देखना है तो एक और वीडियो है अभी जो मैंने किया है, जिसमें एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू शो यू कि क्या आपको सिलेबस चेंज के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, जब सिलेबस में कुछ एडिशन होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक कुछ ऑफिशियली नहीं, आप बिंदास होके टेंशन फ्री होके सिलेबस के थ्रू पढ़ो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, अपने सामने रख लो। बट एक चीज याद रखना, सिलेबस थोड़ा सा डिसोरिएंटेड है, स्कैटर्ड है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे सोर्सेज हो गए। ठीक है, रिमेंबर ऊपर ऊपर सिलेबस देख रहे हैं, डिटेल सिलेबस डिस्कशन आगे की वीडियो में मैंने किया है। ठीक है, फिर हमारा हो गया पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। ठीक है, फिर हमारा हो गया हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता की सारी चीजें, ओरिजिन, साइट, सेटलमेंट पैटर्न, धर्म, सोसाइटी एंड उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर आ जाओ अर्ली एंड लेटर वैदिक एज में, तो अर्ली एंड लेटर वैदिक एज में भी सेम चीज, अगेन आर्यंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, राजनीति, किस तरीके से राजा का पोजीशन चेंज हुआ, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। फिर मेगालिथिक क्या होता है, उसके अलावा किस तरीके से राज्य का विस्तार हुआ, 6th सेंचुरी में महाजनपद क्या होता है, 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म, जैनिज्म आते हैं, आजीविक्स आते हैं, उनके फीचर्स क्या है। अगेन थ्योरी पे भी ध्यान देना है, फैक्ट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, 6th सेंचुरी में सारे 16 महाजनपद में मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद आया, तो मगध के फीचर्स, कौन से रूलर्स, कौन सी डायनेस्टी आई। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर का आक्रमण, अलेक्जेंडर पर्शियन मैसेडोनियन आक्रमण हो गया। फिर हमें मौर्यन पीरियड पढ़ना है, सेम मौर्यन का अगेन समाज, अर्थव्यवस्था,
धम्मा, उसके बाद उनका विघटन कैसे हुआ, रॉक एडिक्स कैसे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर पोस्ट मौर्य में हम आ जाएंगे कुशांस, सतवाहनास, इंडो ग्रीक्स, शाका क्षत्रप्स, संगम लिटरेचर। अब ये पूरे पोस्ट मॉडर्न पीरियड का पॉलिटी, इनकी सोसाइटी कैसी है, इनका अर्थव्यवस्था कैसा है, बिल्डिंग्स कैसे बने और रोमन्स के साथ कैसे व्यापार हो रहा था। ठीक है, फिर गुप्ता पीरियड में आओ। सो गुप्ता पीरियड में अगेन गुप्ता पीरियड का पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, अगेन सिक्के, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। उसके अलावा हर्षवर्धना के टाइम पीरियड का प्रशासन एंड धर्म। फिर पोस्ट गुप्ता में आएंगे तो सालंकियाज और विष्णुकुदिन डायनेस्टी। अब देखो यहां पे अब ध्यान देना है, क्योंकि अब ना यूजुअली लोग इसको छोड़ के जाते हैं। अब यहीं से पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज पे ध्यान देना। तो ये देखो रीजनल किंगडम्स, गंगा, कदम्बा, चालुक्यास, राष्ट्रकूट्स, ककातियास, होयसाला, यादवास। फिर देखो पल्लवा, चेरा, चोला, पांड्यास, पाला एंड सेना, वर्मांस, देन वी हैव भौमाकारा, सोमावंशीज। फिर आएगा मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, चालुक्यास ऑफ गुजरात, फिर गुजरात प्रतिहारा, देन वी हैव गढ़वाल्स एंड परमार्स। फिर आ जाओ अर्ली मिडिवल इंडिया, सेम थिंग। अर्ली मिडिवल इंडिया का राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी अर्थव्यवस्था थी, किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, सारी डायनेस्टीज हो गए। ठीक है, खेती बाड़ी का क्या, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, कास्ट या सोसाइटी कैसे चेंज हुआ है ना, समांतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से धर्म राइज कर रहे हैं, ये सब कुछ हो गया हमारा अर्ली मिडिवल पार्ट। फिर देखो अग्रहार्स, महाविहारास, एजुकेशन सेंटर कैसे बने, समांतवाद पे पूरी की पूरी चर्चा एंड डिबेट। ठीक है, फिर आ जाओ अरब कॉन्टैक्ट्स, मिडिवल इंडिया के सोर्सेज हो गए, कौन से ट्रैवलर्स हैं, कौन सी किताब है, कौन से बिल्डिंग्स है। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत आ गया। सो दिल्ली सल्तनत में अगेन घोरी, टर्क्स, खिलजीज, तुगलक, सैयद लोदीज। अब दिल्ली सल्तनत पे सब कुछ है ना, जैसे इनका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्किटेक्चर, सब कुछ सेम। मुगल एम्पायर में भी उसके अलावा पॉलिटी देखेंगे तो विजयनगर, बहमनी, डेक्कनी सल्तनत, मराठास, है ना। उसके अलावा जब हम दिल्ली सल्तनत, मुगल, शेरशाह, मराठास पढ़ेंगे तो उनके अंदर उनकी अर्थव्यवस्था, उनका प्रशासन, उनका रिफॉर्म्स, मनसबदारी, जागीरदारी सिस्टम हो गया, विजयनगर बहमनी का प्रशासन, मराठा का प्रशासन। ठीक है, फिर इनका रिलेशन कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, किसान वर्ग की हालत कैसी थी। ठीक है, ट्रेड कैसे हो रहा है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, तो सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद किसान विद्रोह, मिंट सिस्टम, ठीक है, क्या इनके पॉलिसीज थी, क्या नीतियां थी, ये सारी चीजें हो गई। फिर सूफी भक्ति मूवमेंट हो गया, उसके अलावा सिख मूवमेंट हो गया एंड बेसिक अर्ली मिडिवल पीरियड की सोसाइटी हो गई, मिडिवल की सोसाइटी। अब ये देखो महिलाओं की पोजीशन हो गया, ग्रामीण समाज के बारे में, शिक्षा का विकास, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, उसके बाद वास्तुकला, आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन्स, मराठा फोर्ट्स, मंदिर या हमारे हो गए श्राइन्स। फिर मॉडर्न इंडिया में सेम, मॉडर्न इंडिया के सोर्सेज हो गए, यूरोपियन ट्रेडर्स आए, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया, कौन कौन कब आया, डेट्स हो गए, ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आते हैं, तो उसके बाद हो गया हमारा कार्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर। फिर 1857 का विद्रोह हो गया, फिर कंपनी का प्रशासन, सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, उसके बाद पुलिस, सेना में क्या चेंजेस आए, सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, संवैधानिक चेंजेस 1909 से 1935। फिर देखो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हो गई, उसके बाद ट्रेड कैसे हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उसके बाद ब्रिटिश औद्योगिक नीति हो गई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने शहरी स्ट्रक्चर को चेंज किया। रिमेंबर ये मैं आपको ऊपर ऊपर दिखा रही हूँ कि सिलेबस चेंज नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही है। इसका डिटेल डिस्कशन दूसरे वीडियो में, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही, एक बार बस दिखा रही हूँ कि सिलेबस है क्या, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है क्या ये चेंज हुआ है, नहीं ये वही सिलेबस है। ठीक है, फिर देखो सूखा काल कहाँ पे पड़ा, पेजेंट ट्राइबल विद्रोह, उसके अलावा एडुकेशन, शिक्षा, फिर रिलीजियस रिफॉर्म पॉलिसी हो गया, है ना। फिर देखो महिला से रिलेटेड पोजीशन हो गया, हमारा प्रेस जर्नल्स हो गया, ठीक है, पेंटिंग, म्यूजिक और कलाएं हो गई।
फिर आ जाओ नेशनल मूवमेंट में, तो 1885 को जब कांग्रेस बना टिल 1947 पूरी कहानी। उसके अलावा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, मिडिल क्लास, महिला, लेबर्स का कंट्रीब्यूशन, डिप्रेस क्लासेस, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब जब आजादी मिल गई तो हमारा संविधान कैसे बना, ठीक है, जो रियासती स्टेट्स थी उनको हम इंडिया में कैसे लेके आए, आर्थिक पॉलिसी क्या बनी, नई शिक्षा नीति क्या बनी, किस तरीके से राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, हमारी विदेश नीतियां क्या क्या थी, ठीक है। लास्ट यूनिट हो गया हिस्टोरियोग्राफी का। यहाँ पे हमारे पास है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या हिस्ट्री साइंस है या आर्ट्स है, क्षेत्रीय हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर देखो रीसेंट ट्रेंड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके अलावा नोट्स टेकिंग, ये देखो कहीं ना कहीं आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो तो ये थोड़ा ओवरलैपिंग है, ठीक है। रेनेसा हिस्ट्री, बर्लिन रेवोल्यूशन क्या होता है, इतिहास लेखन में वॉन रांके क्या क्रांति लेके आए, मार्क्सवादी, ठीक है, आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की थीसिस एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ ग्लांस कि आपका जो अपडेशन है वो नहीं है, अभी जो सिलेबस है हमें अभी यही सिलेबस पढ़ना है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए बैठो मत, आप पढ़ना शुरू कर दो। एंड रिमेंबर सिलेबस का डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में है, तो उसको देखना मत भूलना। तो ये कुछ टेक अवेज हैं जो हमें पेपर से लेना है, सीखना है, जब तक ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। इनको ध्यान में रख के आप दिसंबर की तैयारी शुरू करो, जहां पे फोकस फैक्ट्स पे भी होगा, कॉन्सेप्ट्स पे भी होगा, इन डेप्थ नॉलेज पे भी होगा, एंड वो एरियाज जो सिलेबस का पार्ट है बट जिसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते उसको भी थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।